बीमारियों को रिवर्स करने के लिए मेरी नज़र में सबसे पहले गट पे काम होना चाहिए। मैं लोगों की बीमारियां ठीक कर रही हूँ बग़ैर दवाइयाँ उसने दिए हुए, उन लोगों के गट पे काम करके। अब गट क्या होता है? गट हमारा मुंह से लेके हमारे रेक्टम तक, जहाँ से हमारा स्टूल पास होना होता है, इस पूरे यहाँ से लेके इस पूरे पोर्शन में जो हिस्सा जो चीज़ें भी आएंगी वो हमारा गट कहलाएगा। ठीक है। अब लोगों के मसले यहाँ पे इस जगह पे आए हुए हैं और इसकी वजह से उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ हो रही हैं। थायराइड हो रहा है, उनको बीपी की बीमारी हो रही है, हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर उनका हाई हो रहा है, दिल की बीमारियाँ हो रही हैं, एक्जिमा, सोराइसिस, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़, पिगमेंटेशन, ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं उन लोगों को। अंदर उनके मसला यहाँ से लेके जहाँ तक वाले पोर्शन में आ रहा है और सलूशन वो कहीं और निकाल रहे हैं उसका। अब जो जिनको समझ आ भी गई है या जाती है कि हमारा इशू यहाँ पे है और वो उसका सलूशन कहाँ पे मेडिकेशन में ढूंढ रहे होते हैं, महंगे महंगे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करवा रहे होते हैं। मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए मर्द औरतें आती हैं, इतने इतने महंगे टेस्ट उन्होंने करवाए हुए होते हैं कि जी हम लोगों को डॉक्टर ने ये वाला टेस्ट कहा था, ये टेस्ट, हमारे पास सारी रिपोर्टें, हमारे पास सारे टेस्ट हैं, उनके पास टेस्ट रिपोर्टें सब कुछ है, उसका इलाज नहीं है। और जबकि वो चाहिए ही नहीं होते हैं। मैं जो ट्रीटमेंट करती हूँ, मुझे कोई मैं टेस्ट नहीं करवाती हूँ कि पहले टेस्ट कराओ, बाद में टेस्ट कराओ, हफ्ते बाद कराओ, महीने बाद कराओ, हमें कोई टेस्ट नहीं चाहिए। हम लोगों को आपका जिस्म बोलेगा, आपके एनर्जी लेवल बोलेंगे कि मैं ठीक होने की तरफ चल पड़ा हूँ। आपके एनर्जी लेवल, जिस्म सारे सिग्नल देता है, हमारी बॉडी हमें सब कुछ बताती है, बस उसे सुनने की देर है कि आप लोग उसे समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अपने जिस्म को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, जिस्म के अंदर चल क्या रहा है। अब यहाँ पर आंतों की बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स और वो सारी चीज़ें खाई जा रही होती हैं जो कि उल्टा क्या कर रही होती हैं, बैड बैक्टीरिया के साथ गुड बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर रही होती हैं। ठीक है। जो बर्थ कंट्रोल पिल्स ली जा रही होती हैं वो गुड बैक्टीरिया को ख़त्म कर रही होती हैं, जिस्म के अंदर से इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स को ख़त्म कर रही होती हैं। तो इस तरह से वजह बन रही होती है उनके गट की ख़राबी की, ये सारी की सारी। इस वजह से आप लोगों ने अपने गट के लिए इसका सलूशन मेडिसिन में नहीं ढूंढना, आप लोगों ने अपनी खुराक में ढूंढना है। और वो खुराक कौन सी खुराक? जो हमारे गुड बैक्टीरिया का खाना, वहाँ पे गुड बैक्टीरिया की कॉलोनीज ख़राब हुई पड़ी हैं, तो उसके लिए आप लोगों को अपने गुड बैक्टीरिया पे काम करना है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा ही बताने वाली हूँ कि आपने किस तरह से अपने गुड बैक्टीरिया की हेल्थ को इम्प्रूव करना है क्योंकि रमज़ान भी चल रहा है, इससे आप डबल फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब फास्टिंग में इंसान होता है ना, तो फास्टिंग क्या करती है, जो उसके कचरा जिस्म से निकालने में मदद कर रही होती है, जो सेल के अंदर घुसा होता है उसे निकाल रही होती है। ये फास्टिंग के दौरान वो सेल के अंदर से उखड़ रहे होते हैं कचरे, तो वो आप लोग उससे तभी फ़ायदा हासिल कर पाओगे जब आप ऊपर से खुराक अच्छे वाली डालोगे, तब उसका फ़ायदा हो पाएगा डबल। ठीक है। वरना आप लोगों उसे ऑटोफेजी चलाने की कोशिश कर रहे हो, वो थोड़ा सा काम होता है, बाद में वही कचरा जिस्म में दोबारा से आप लोग खाने के ज़रिए डाल देते हो, जो खाना अनहेल्दी था, जो नहीं खाना चाहिए था, वो खा के। तो वो तभी समझ आएगी जब आप लोग सारी वीडियोस को सुनेंगे, समझेंगे कि कहाँ पे आपका लेवल किधर है आपके हेल्थ का, तो वो आप लोग समझ के अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की मदद कर रही हूँ, उनको अवेयरनेस दे के उनके हेल्थ लेवल यहाँ से जहाँ आ रहे हैं, और वो किसी दवाई से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ खुराक से उन लोगों को कि किसकी बीमारी का क्या लेवल है, उसको कौन सी खुराक ऐड करनी है, कौन सी निकालनी है अपनी डाइट में से, तो वो इम्प्रूवमेंट उनमें आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। आप भी वीडियोज़ को सुने, समझें, इम्प्लीमेंट करें, अपनी हेल्थ के लेवल को उठा के यहाँ से यहाँ पर लेके जाएँ। अब यहाँ पे बात आ जाती है, मैं गुड बैक्टीरिया की अक्सर बात कर रही होती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को गट पे कह रही होती हूँ गुड बैक्टीरिया को आप लोग करें। होता क्या है कि आप लोग जब अनहेल्दी खाना खाते हैं और अनडाइजेस्टेड जो खाना है वो आप लोगों का मैदे से निकल के छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है। गुड बैक्टीरिया कहाँ होने चाहिए? बड़ी आंत में होने चाहिए, उनकी जगह वहाँ पे है, वहाँ उनकी कॉलोनीज होनी चाहिए बड़ी आंत में। जहाँ पे छोटी आंत में वो अनडाइजेस्टेड खाना होता है, फिर वो बैक्टीरिया अपना खाना ढूंढते हुए, और उनकी जब इम्बैलेंस हो जाते हैं ना बैक्टीरिया, यानी कि जो गंदे वाले बैक्टीरिया, वो अनहेल्दी बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और हेल्दी बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, उन पे जो हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना बड़ी आंत में, उन्होंने उन बैड बैक्टीरिया को पकड़ के रखा होता है कि वो ऊपर ट्रैवल ना कर सकें। ऊपर का मतलब छोटी आंत, हमारा जो मैदा आता है, मैदे से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत आती है, तो बड़ी आंत में सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो जिनके बैक्टीरिया बैड वाले ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, वहाँ से ट्रैवल करके जिस तरह सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं, इस तरह से चढ़ते
चढ़ते पहली मंजिल पे आ जाते हैं, जो छोटी आंत में आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, कि जहाँ पर छोटी आंत में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई है। तो वो अब वो बैड वाले बैक्टीरिया जो कि नहीं होने चाहिए थी, तो अब हम लोगों ने इस बैलेंस को ठीक करना है। वो कैसे होगा कि हमने इन बैक्टीरियाज को, जो गंदे वाले बैक्टीरिया, इनको मारना है, और जो अच्छे वाले बैक्टीरिया है उनकी कॉलोनी बढ़ानी है, उनकी तादाद हमने बढ़ानी है, ताकि वो अगर बॉडी में बैड बैक्टीरिया हों भी तो उनको हैवी ना होने दें। ठीक है। और यहाँ पर सिस्टम क्या चल रहा है, यहाँ पर अंदर घुप अंधेरा है आप लोगों की आंतों में। ठीक है। अब वहाँ पे ऑक्सीजन का नामो निशान ही नहीं है। उनको ये क्या है, ये पैरासाइट्स एक तरह से होते हैं। ये बैक्टीरिया कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हें अच्छी हेल्थ दे के तुम मेरी हेल्प करो, मुझे ऑक्सीजन पहुँचाओ, मुझे मेरा खाना पहुँचाओ। यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ें ही नहीं उन्हें दे रहे हैं बैक्टीरियाज को। ना तो आप लोगों ने ब्रीदिंग करना, वो अच्छे तरीके से पता ही नहीं है कि ब्रीदिंग करनी कैसे है। आप लोगों ने नाक के थ्रू सांस लेके जाना होता है और उसे मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू निकालना है, लेकिन सांस नाक के थ्रू लेके जाना है। और ऑक्सीजन, डीप ब्रीदिंग दिन में आप लोगों ने अपने, जब से मैंने ये 3-4 साल से मैंने पढ़ा है, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके, शुरू में तो मुझसे डीप ब्रीदिंग होती ही नहीं थी। और यहाँ पे मेरे से जो कंसल्टेंसीज लेने के लिए आती हैं ना, उनको मैं डीप ब्रीदिंग का जब कहती हूँ ना, तो वो भी यही कहती हैं कि हमसे हो ही नहीं पा रही, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स ने ये सीखा ही नहीं है। हमारे लंग्स को दिक्कत हो रही होती है वो ब्रीथ करते हुए, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हुए, वो लंग्स ने सीखा ही नहीं है वो खुलना। ठीक है। तो वो जब नाक के थ्रू सांस लेके जाओ, पेट बाहर आना चाहिए, ऑक्सीजन जो सी है वो उसमें फिल लो, और थोड़ी देर वो स्टे कराना है उसको, ताकि वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें शामिल हो, ऑक्सीजन उसमें अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और वो फिर बाहर निकले। अब जब आप लोग ये वाला सांस लेते ही नहीं हो, ऑक्सीजन अंदर जा ही नहीं रही हो वहाँ तक, बैक्टीरिया तक, तो बैक्टीरिया कहाँ से ग्रो करेंगे, उनकी हेल्थ कैसे अच्छी होगी? तो बैड बैक्टीरिया खुद ही हैवी होंगे ना वहाँ पर। तो आप लोगों ने डीप ब्रीदिंग के जरिए अपने उसको स्ट्रॉन्ग करना है, अपने गुड बैक्टीरियाज को। ठीक है। और उसके बाद दिन में 4-5 मरतबा अपनी डीप ब्रीदिंग पे दें, 3-3, 4-4 मिनट देने हैं। मैं नहीं कहती कि पूरा पूरा दिन लगे रहो। शुरू में आप लोगों को मसला होगा, थोड़ी आप लोगों को करते हुए थोड़ा वो जिस्म का जोर लग रहा होता है, लेकिन फिर जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे, फिर तो आप सिंपल, पता है क्या, मेरा ऑफिस में ना, मैं 9-10 घंटे मेरे ऑफिस में होते हैं और हर तरफ AC लगे हुए हैं, अंदर ही अंदर सारा कुछ घूमी जा रहा है, और मुझे ऑक्सीजन के लिए मैंने ये सब कुछ पढ़ा है और सब कुछ फील किया है, अपने अंदर उतारा हुआ है। तो इस वजह से मुझे बहुत वो फील हो रहा होता है ऑक्सीजन का। जब नमाज के लिए मैं जाती हूँ ना, तो वो थोड़ा सा पोर्शन आता है जहाँ पे खुली वो गुजर के जाना पड़ता है, खुली जहाँ पे आबो हुआ है, सामने पौधे लगे हुए हैं। मैं जब उस दरवाज़ा खोलते ही वहाँ एंटर होती हूँ, खुद ब खुद मेरा सांस ऐसे जाता है, मेरी ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है और मुझे इतना अच्छा एहसास हो रहा होता है, खुद ब खुद मेरे डकार भी मुझे आ रहे होते हैं वहाँ पर। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही अंदर जाती है वो एंड तक हमारी आंतों तक जाती है, और वहाँ पे ऑक्सीजन जाके वो गुड बैक्टीरिया को भी मिलती है, और फिर वो जाके वहाँ पे गैसेज और वो सारे जो इकट्ठा हुआ होता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकलता है। वो मुश्किल से मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ से गुजरने में, लेकिन मेरे लिए वो लम्हा इतना अच्छा होता है कि मैं उसमें बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ। यूँ करके सांस लेती हूँ और सारी ऑक्सीजन को अंदर, मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ की सारी ऑक्सीजन अपने अंदर उतार लूँ। आप लोग, ये फीलिंग आप लोगों के अंदर भी आ जाएगी जब आप लोग सांस लेना सीखेंगे कि सांस लेना किस तरह से है। ठीक है। तो आप लोगों ने एक तो अपने गुड बैक्टीरिया किस तरह से मदद करनी है। अब जहाँ एक ना ये पीरियड होता है जिसमें ये बैड बैक्टीरिया गंदे वाले मरते हैं और फिर नए वाले जो उनसे हैं वो बैड बैक्टीरिया उधर आते रहते हैं। तो अब ये छोटी आंत में यहाँ पर अब एलर्जीज क्यों हो रही हैं? ठीक है। सोराइसिस क्यों हो रहे हैं? कि ये जो बैड बैक्टीरिया वहाँ पे थे, जब वो डेड हो गए हैं एक अपने ख़ास पीरियड पूरा करके, तो वो अब कचरे की फॉर्म में वहाँ पे मटीरियल पड़ा हुआ है। वो बैड बैक्टीरिया एक मटेरियल है। ठीक है। वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। ऊपर से माशाल्लाह से लीकी गट हुए हैं लोगों के, वो फिर स्किन के ऊपर वो सारे सोराइसिस और खारिश और एलर्जीज की फॉर्म में आ रहे होते हैं। तो वो एंडोक्राइन्स उन्हें कहते हैं। और वो बैड बैक्टीरिया जो उनसे होते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ एक तरह से कह लो, कि वो आपकी अब कैसे निकलेंगी। वो आप लोग अच्छा खाना, ताकत वाली चीज़ें खाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें खाएंगे, वो उनको जिस्म से स्टूल की फॉर्म में, उसको यूरिन की फॉर्म में वहाँ से धकेलेंगे बाहर, तो जिस्म से बाहर निकलेंगी। वो बाहर नहीं निकल पाती हैं तो फिर वो ब्लड में जाना शुरू हो जाती हैं। तो ये इस तरह से आपने अपने बैक्टीरिया पे काम करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने खुराक कौन कौन सी खानी है, मेरी नज़र में
जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो ना तो वो आपको प्रोबायोटिक के साशे दे देते हैं, ठीक है। उनके लिए आसान है प्रोबायोटिक देना। वो क्या होता है, प्रोबायोटिक होते हैं जो बाहर से हम लोग गुड बैक्टीरिया अंदर फेंकते हैं, तो वो थोड़ी सी आप लोगों को उससे थोड़ा सा अच्छा फील होता है, लेकिन एक टाइम होता है आपकी बॉडी रेजिस्टेंस, जिस तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ना, प्रोबायोटिक साशे रेजिस्टेंस हो जाती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी पिए जाओ, बल्कि वो नुकसान करना शुरू कर देते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपने प्रोबायोटिक डालना है खुराक के ज़रिए, जो नेचुरल प्रोबायोटिक हैं वो लेने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने काम करना है प्रीबायोटिक पे, ज़्यादा जोर प्रीबायोटिक पे देना है। प्रीबायोटिक क्या है, जो गुड बैक्टीरिया का खाना है वो खाएंगे, जो आपके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग करना है, उनकी डाइट उन्हें दे के, वो उनकी प्रीबायोटिक उनकी डाइट है। अब प्रीबायोटिक में क्या आ जाता है, उसमें फाइबर आ जाता है, ठीक है। अब जिस्म वो वाला फाइबर जो आप लोग खाएं, ठीक है, और जिस्म उसे मैदे में ना उसने डाइजेस्ट, उसने जिस्म बिल्कुल डाइजेस्ट होके खून में शामिल ना होना हो, यानी वो वहाँ से निकल के आपकी आंतों से निकलते हुए बड़ी आंत तक पहुँचेगा जिस्म से बाहर निकलने के लिए। वहाँ पर अगर गुड बैक्टीरिया बैठे होंगे तो वो उसको खाएंगे, वो उनका खाना है, ठीक है। फाइबर, जिस तरह से आप एग्जांपल ले लो, मौसमी है, मौसमी के साथ वो जो सा उसका बाहर वाला जो जूस की बजाय आप लोगों ने होल मौसमी खानी है। वो फाइबर जो सा है वो हमारे गुड बैक्टीरिया का खाना है। जूस तो आपका डाइजेस्ट होकर आपके ब्लड में शामिल हो जाएगा, जो उसका फाइबर होगा उसने बाहर निकलना। अब बड़ी आंत में बैक्टीरिया बैठे होंगे तो वो उसे खा लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, बाकी का जो कचरा होगा वो बाहर निकाल देंगे। अगर वहाँ नहीं है तो वैसे के वैसे आपका कचरा बाहर निकलेगा। कई लोगों के यहाँ पे कंसल्टेंसीज के लिए आते हैं, इतनी बुरी कंडीशन है, वो बताती हैं कि जैसे ही वो वेजिटेबल्स खा रही होती हैं उनके स्टूल में वैसे ही निकल रहा होता है। वो अगर ये मौसमी फ़र्ज़ करें खा रहे हैं तो उसका कचरा वो वैसे ही साबुत के साबुत ही उनके स्टूल में पास हो रहे होते हैं। वजह गुड बैक्टीरिया ही नहीं है, ये तो उनका खाना है ना, ये हमारे मैदे ने नहीं खाना, ये हमारी छोटी आंत में कहीं नहीं किसी ने खाना, और ना ही ये खून का में शामिल होना है। इसने जिस्म से ये गुड बैक्टीरिया का खाना है, इसने वहीं जाके डाइजेस्ट होना है, बाकी जो थोड़ी बहुत कचरे की फॉर्म में बन जाएगा वो बाहर निकल आएगा। तो वो अब वहाँ पे इन लोगों का, अगर आप लोगों को भी इसी तरह का इशू आ रहा है कि फाइबर आपका वैसे का वैसे निकल रहा है, जो आप सब्जियां खा रहे हैं, फाइबर किस में है, सब्जियों में है, दालों में है, ठीक है, फ्रूट्स में है, तो अगर आप लोगों का फाइबर ऐसे ही निकल रहा है तो समझ लो कि आप लोगों का गुड बैक्टीरिया नहीं है, आपको अपने गुड बैक्टीरिया पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आज के वीडियो में मैं एक प्रोबायोटिक आप लोगों को बताऊंगी, और रमज़ान में आप उससे डबल फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि सारा दिन फास्ट किया होगा तो फिर जो सा आप अपना उससे फास्ट अपना जब खोलेंगे तो वो गुड बैक्टीरिया आप अपनी बॉडी में भेजेंगे, और वो वहाँ पे सफाई की हुई होगी आपके अंदर से आंतों की, और वहाँ पे जाके वो ग्रो भी करेगा, उसको हेल्थ भी मिलेगी। तो अब आप लोगों ने करना क्या है इसके लिए, अब ये सुनिए। आप लोगों ने, अच्छा, मैंने वीडियो बनाया था कांजी वाला, उसमें ब्लैक कैरेट जो सी है वो मैंने यूज़ करवाई थी। इसके अलावा मैंने कहा था चुकंदर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड गैसेज उसमें होती हैं, बहुत ज़्यादा पाई जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं है। जो थायराइड के पेशेंट हैं, जो आंतों की बीमारियों वाले पेशेंट हैं, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ है, स्पेशली जो थायराइड के पेशेंट हैं, उनके लिए वो नहीं है। तो अब आप लोग परेशान ना हो, आपके लिए भी मैं बहुत अच्छा प्रोबायोटिक आज बनाने वाली हूँ। आप लोगों ने इसको अब करना क्या है, इसके लिए वो आप लोगों ने गाजर लेनी है, सिंपल, ये सिंपल वाली गाजर है, ठीक है। आप लोग ये गाजर लेंगे, इस तरह से इसके लंबे पीसेस कट कर लेंगे, ठीक है। आगे पीछे से इसके सिरे काट के ना सिंपल इस तरह के स्लाइसेस आप लोगों ने कर लेने हैं। ये आप लोगों ने लेना है 1 लीटर पानी, ठीक है, और लेना किस में है, वो आप स्टील के बर्तन में या शीशे के बर्तन में उसे बनाएंगे, लेकिन पहले आपने उसे गर्म करना है। 1 लीटर पानी लेंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया ग्रो कराने के लिए ना उसके जो गर्म करेंगे तो उसमें से जो बैड चीज़ें होंगी वो डेड होनी चाहिए, तो ये आप स्टील के बर्तन में उसे करेंगे, ठीक है। इसमें 1 लीटर आप लोग पानी ले लेंगे, उसे बॉयल करेंगे, उसे ठंडा होने देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो आप लोगों ने इसमें इस तरह से पीसेस किए हुए ठंडा करके, गरम करके छोड़ देना, ठंडा हो जाएगा। ये 1 गाजर 1 लीटर पानी में आप लोगों ने 1 से 2 गाजर। अब जिनको गट का इशू नहीं है, जिनके इतने बैक्टीरिया हैं कि वो वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनको इशू नहीं आता है, ठीक है। सब्जियां हर किसी के लिए नहीं है, जिनको आंतों की बीमारियां हैं और जिनको थायराइड का भी इशू है, ज़्यादा फाइबर वो नहीं ले सकते। जो थायराइड ज़्यादा फाइबर क्या करता है, ये आयोडीन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, और आयोडीन की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है थायराइड ग्लैंड को काम करवाने के लिए। विटामिन डी की मौजूदगी में, सेलेनियम की मौजूदगी
मौजूदगी में सारे विटामिन मिनरल मिल के आपस में काम करते हैं, ठीक है। पूरी एक टीम वर्क हो रहा होता है, तब जाके थायराइड ग्लैंड काम करता है। इसी तरह से ऐसे ही नहीं थायराइड की बीमारी हुई क्योंकि वहाँ पे उसके हर जो सा ज़रूरी विटामिन उसको चाहिए, उसमें से कोई एक भी कम होगा ना, आप फ़र्ज़ करो कोई रेसिपी बनाते हो, कोई खाना बनाते हो, उसमें से अगर आप लोग एक चीज़ कम कर दो, मिर्चें कम कर दो, क्या आपका खाना डिलीशियस बनेगा? आप तो खाएंगे ही नहीं, ये तो फीका है। अगर आप लोग उसमें नमक कम कर दो, बाकी चीज़ें डाल दो, क्या आप खाएंगे? इसलिए जिस तरह से उसमें हर चीज़ डालना ज़रूरी है, इसी तरह से आपके थायराइड ग्लैंड को काम करवाने के लिए सारे विटामिन मिनरल जो ज़रूरी हैं, कॉम्बिनेशन टीम वर्क इकट्ठा होना है, उन्होंने आपस में मिलकर काम करना है, तब गाड़ी चलेगी। तो वो फिर आयोडीन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो फिर आप जब फाइबर ज़्यादा, मैंने कहा कि ज़्यादा फाइबर आयोडीन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। जब आयोडीन की एब्जॉर्प्शन नहीं होएगी तो बेशक आप विटामिन D3 खाते रहें, बेशक आप सेलेनियम खाते रहें, जब आयोडीन ही वहाँ पे नहीं है तो थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा। उन दिनों में आप लोगों को पता चल जाना चाहिए आपके हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं, तो मतलब है कि आपकी डाइट में फाइबर ज़्यादा है जो आयोडीन को वो नहीं एब्जॉर्ब होने दे रहा, अगर आप बाकी सारी चीज़ें मेरे वाली लेके चल रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो आप लोगों ने फाइबर का इंटेक इन लोगों ने भी कम रखना है। तो आप लोगों ने ये गाजर लेनी है, एक से 2 अदद ले लेंगे आपने, इस पानी में आप इसको डालेंगे। साथ में आप लोगों ने हिमालयन पिंक साल्ट ले लें, ठीक है। ये क्रिस्टल फॉर्म में आप लोग बेशक ले लीजिएगा, ठीक है। ये क्रिस्टल फॉर्म में है, क्रिस्टल हैं इसके। ये आप लोग इसके आधा छोटा चम्मच वो ये डाल लें, क्रिस्टल्स डाल लें। आधा छोटा चम्मच आयोडीन वाला साल्ट, ठीक है, हिमालयन पिंक साल्ट आयोडीन वाला, नेशनल, शान, फलक सबका मिल रहा है। आगे हैं सबके, डिमांड मैंने इतनी की है कि आज से 1.5 साल पहले मैं चीख रही थी इसके लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मैं उसमें कामयाब हो गई हूँ, तो वो ये आ गया है। इसके ऊपर आयोडीन भी लिखा हो, इसके ऊपर हिमालयन पिंक साल्ट भी लिखा हो, तो ये आपने लेना है और आपने ये आधा छोटा चम्मच ये इसमें डालना है। उसके बाद आप लोगों ने सी साल्ट, अरेबियन सी साल्ट होगा, वो आपने आधा छोटा चम्मच सी साल्ट इसमें डाल देना है, ठीक है। ये हमारे अच्छे से इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपने इसमें राई कहते हैं जिसे, सरसों के बीज, सीड्स ऑफ आप कह सकते हो सरसों, मस्टर्ड सीड, ये ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। इसको आपने लेके 1 चम्मच ये वाला, इसके इतने फ़ायदे और ज़्यादा हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, पूरी हिस्ट्री इस पर खुल जाएगी कि कितने फ़ायदे हैं। आपने 1 चम्मच ये लेके इसको ग्राइंड करके वो इसमें डाल देने हैं, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें इसमें डलनी हैं और आपने इसे 3 दिन के लिए छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे। आजकल जो टेम्परेचर है इसमें आप रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे और आप 1 दिन छोड़ेंगे, आप देखेंगे उसके ऊपर वाइट कलर के छोटे छोटे बैक्टीरिया आ गए हैं। परेशान नहीं हो जाना, उसको आपने स्पून लेके उसे हिला देना है, ठीक है। और उसे ढक के, इस तरह से ये स्टील का है ना, इसको आपने ढक के रखना है, कवर करना है। और अगर शीशे का बर्तन है तो शीशे का ढक्कन है वो आप इसके ऊपर दे सकते हैं। आपने उसे कवर करके रखना है, तो वो बैक्टीरिया आ जाएंगे, उसे आपने हिला देना है। दूसरे दिन भी उसके आप देखेंगे और थोड़े ज़्यादा बैक्टीरिया आ गए हैं, उसे परेशान नहीं होना बल्कि खुश होना है कि ये बैक्टीरिया आ गए हैं इसके अंदर, तो वो उसको हिला देना है आपने। तीसरे दिन ये पीने के काबिल हो जाएगी। तीसरे दिन आप इसको बेशक आप छोटे बर्तन में कन्वर्ट करके फ्रिज में रख दीजिएगा, तो आप ये 5 से 6 दिन इसे यूज़ कर सकते हैं। और पीना किस तरह से है, ये शक्ल निकलेगी इसकी, ठीक है, बनने के बाद। ये बनने के बाद है, ये मेरा चौथे दिन का है ये, ठीक है। ये आपने ये जिस तरह लेमन वाटर नहीं होता उस फॉर्म में ये वाइट कलर में होगा, तो ये आपने 1 गिलास, ये आपने अफ्तार टाइम में आपकी रोज़ा इससे आप लोग खोलेंगे। 1 गिलास 1.5 गिलास जितना आप पी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और कुछ आपने शामिल नहीं करना है, सिंपल ये 1 गिलास लेके आप लोग पी लेंगे। जिनको उसका इशू नहीं है फाइबर का, वो आप लोग ये गाजर भी खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन्हें थायराइड के पेशेंट हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, जिनको आंतों के इशू हैं, वो ये गाजर नहीं यूज़ करेंगे। सिंपल वो ये गुड बैक्टीरिया वाला ये अपना ड्रिंक का ये पियेंगे, ठीक है, अफ्तार टाइम में। अगर शुरू में आप लोगों को ब्लोटिंग हो रही है, इसके पीने से आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो बॉडी ने आप लोगों ने दिया ही नहीं है कभी गुड बैक्टीरिया उसको, तो आप लोगों ने हाफ गिलास से शुरू कर लेना, ठीक है। अगर ब्लोटिंग होती है, अव्वल तो इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई इशू नहीं होगा, आप लोगों को नेचुरल है सब कुछ। आप लोगों ने आधे से स्टार्ट कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दीजिएगा। ये 1 से 1.5 गिलास आप लोग ईजीली पी सकते हैं। अब एक टाइम पे ही पीना है और इसको आपने अफ्तार में लेंगे, उसके 1 घंटे बाद खाना खाना है। पूरा रिलैक्स होने दें, अल्कलाइन इसको एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना हमारे, इसे अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए। जब आप लोग खाना खाएंगे उसमें एसिडिक चीज़ें भी होंगे, फ़ौरन ऊपर खाना डाल देंगे तो वो गुड बैक्टीरिया उस तरह से अभी वो होश भी नहीं संभाल पाएंगे और आप उसके ऊपर वो मटेरियल फेंक देंगे एसिडिक वाला। तो इस वजह से इसे पी के 1 घंटा आप लोगों ने जिस्म को फ्री छोड़ना है, ताकि वो आंतों तक जाके, कहाँ जाना है, बड़ी आंत में, वहाँ ग्रो करवाना है ताकि वहाँ तक पहुँच पाएँ।
ट्रैवल कर पाएँ वहाँ पे। अगर ऊपर से ही आप खाना डालेंगे, इसको करते ही साथ में दूसरी चीज़ें भी आप लोग खा लेंगे, तो वो वही मैदे के अंदर ही गिचमिच हो जाएगा और वो बड़ी आंत तक पहुँच ही नहीं पाएगा। मेरा मकसद इसको बड़ी आंत तक पहुँचाना है और वहाँ पे स्टे करवाना है 1 घंटे के लिए, ताकि वहाँ पे ये अपनी पोजीशन संभाल सकें। फिर आप लोग जो खाना खाएंगे देखिएगा कितना अच्छा डाइजेस्ट होगा, ब्लोटिंग नहीं होने देंगे और आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की स्किन, ठीक है, ये इतने आप लोग अपने गुड बैक्टीरिया पे काम करना शुरू करें, आप लोगों की दूसरे आप लोगों के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो तो ठीक होने ही होने हैं, आपकी ब्यूटी अच्छी होने लगेगी। उसकी रीज़न आप लोग जो खाना खा रहे हैं वो आप लोग अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, ये बैक्टीरिया उसको हजम कर रहे हैं, आपके खून में शामिल करने में मदद कर रहे हैं, आपको लग रहा है। इससे पहले आप लोग चीज़ें खाए जा रहे होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते नहीं हैं, वो वैसे का वैसा आधा अब्जॉर्ब हुआ आधा नहीं हुआ, वैसे का वैसा जिस्म से बाहर निकल रहा होता है। तो अपने बैक्टीरिया पे काम करें, अपने गट पे काम करें, ठीक है। ये आप लोग बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को बल्कि गाजरें खाने दें, बच्चों को इसके साथ गाजर भी आप लोग यूज़ कराएं, ज़्यादा क्वान्टिटी में डाल लें। बच्चों को ये साथ में खिलाना है, 3 गाजरें आप इसमें डालें, 4 डालें। मेरी बेटी शौक से ये खा रही होती है, साथ में गाजरें भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। समझ के जो मैंने आपको कहा है उसके मुताबिक आपने चलना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। प्लीज़ शेयर करें ताकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैं चाह रही हूँ, अपने घर पे काम कर सकें और ताकि उनकी हेल्थ 1 महीने बाद यहाँ से यहाँ पे पहुँची हो। और आप लोगों को अगर इश्यूज़ आ रहे हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आप लोग वीडियोस को सुने समझें, तभी आप लोग अपने हेल्थ का लेवल समझ पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रही क्या करना है आप लोग, क्योंकि लोग ना एक वीडियो फॉलो करते हैं, नीचे बताना शुरू हो जाते हैं, मैंने तो ये चीज़ यूज़ की है तो मेरा तो डाइजेशन ठीक नहीं हो गया, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गई है, मुझे एसिडिटी हो गई है, मुझे ये इशू हो गया। क्योंकि वो आपको कंप्लीट डाइट चेंज चाहिए, और वो तभी जब आप सारी वीडियोस को सुनेंगे समझेंगे, आप समझ पाएंगे कि अच्छा ये पूरा कम्बिनेशन क्या बनने हैं मेरे हेल्थ के मुताबिक। हर खाना हर किसी के लिए नहीं है, हर बॉडी का लेवल, उसकी एज, उसका जेंडर, मेल है फीमेल है, बच्चा है, एज का लेवल क्या है, उसकी हेल्थ का लेवल क्या है, थायराइड कहाँ तक काम कर रहा है, कहाँ तक नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर नहीं समझ आ रही, व्हाट्सअप कंसल्टेंसी लेके अपने फिक्स करें और रमज़ान में इससे फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि एक तो आप लोग फास्टिंग चल रही है, प्लस आप लोग उसे बूस्ट देंगे अपनी हेल्थ के मुताबिक, अपनी सेहत के मुताबिक, अपनी डाइट का, तो आप लोगों के 1 महीने बाद एनर्जी लेवल यहाँ होंगे। प्लीज़ शेयर इट। अल्लाह हाफ़िज़।